सोचिए, कोई साम्राज्य अपनी कहानी कैसे लिखता है। कुछ लोग स्याही से लिखते हैं, पर आज जिनकी बात करने वाले हैं ना, उन्होंने अपनी विरासत सीधे पत्थर में तराश दी। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ और उसको ऊपर से नीचे धीरे धीरे तराश कर एक विशाल मंदिर बना दिया गया। मतलब कुछ जोड़ा नहीं गया, बस फालतू पत्थर हटाया गया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो आखिर कौन थे ये लोग? कौन थे राष्ट्रकूट? ये सवाल हमें सीधा भारत के एक ऐसे दौर में ले जाता है जहां शक्ति, कला और ज्ञान सब अपने चरम पर थे। तो चलिए आज मिलते हैं इन्हीं राष्ट्रकूटों से। देखिए, हर महान साम्राज्य की एक शुरुआत होती है, एक कहानी जहां कोई एक महत्वाकांक्षी शासक उठता है और इतिहास का रुख बदलने का फैसला कर लेता है। तो राष्ट्रकूट कौन थे? सीधी सी बात है, ये सिर्फ एक और राजवंश नहीं थे। नहीं, ये वो महाशक्ति थे जिन्होंने करीब करीब 2 सदियों तक मध्य और दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और कला की दिशा ही तय कर दी। तो इस साम्राज्य की नींव रखी दंती दुर्ग ने साल 752 एडी में, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया मान्य खेत को, जो बहुत जल्द ही उस जमाने के सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। बस यहीं से एक महान साम्राज्य का सूरज उगना शुरू हुआ। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ बनता नहीं है, उसे लड़कर जीतना भी पड़ता है। और राष्ट्रकूटों का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब भारत के दिल यानी कन्नौज पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त महासंग्राम चल रहा था। उस जमाने में ना, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो सत्ता का सेंटर था। मतलब जिसका कन्नौज पर कब्जा हो गया, वो पूरे उत्तर भारत का शहंशाह कहलाता। और इस ताज के लिए हर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। तो इस महायुद्ध में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। पूर्व से पाल साम्राज्य, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्कन से राष्ट्रकूट। इन्हीं तीनों के बीच की जो लंबी लड़ाई चली ना, उसी को इतिहास में त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। और पता है, इस महायुद्ध में राष्ट्रकूटों ने अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। उनके एक राजा थे ध्रुव। उन्होंने अपने दोनों दुश्मनों को बुरी तरह हराया। और फिर उनके बाद आए गोविंद तृतीय, जिन्होंने तो जीत के इस सिलसिले को और भी आगे बढ़ाया और राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला। लेकिन बात सिर्फ लड़ाई की नहीं है। राष्ट्रकूट सिर्फ महान योद्धा ही नहीं थे। उनकी असली शक्ति का शिखर तो उनकी संस्कृति और ज्ञान में भी दिखता है। चलिए अब जरा इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। तो मिलिए राजा अमोघवर्ष से। ये राष्ट्रकूटों के शायद सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। इनका जो लंबा शासनकाल था ना, वो युद्धों के लिए उतना नहीं जाना जाता जितना कला, साहित्य और शांति के लिए जाना जाता है। अमोघवर्ष सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कवि भी थे। उन्होंने कन्नड़ साहित्य की सबसे शुरुआती और सबसे जरूरी किताबों में से एक कवि राजमार्ग की रचना की थी। और उनकी आस्था वो इतनी गहरी थी कि अपने जीवन के आखिर में उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार स्वेच्छा से जल समाधि ले ली। मतलब पानी में उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ये बात उनके चरित्र की गहराई और उस युग की आध्यात्मिकता को दिखाती है। राष्ट्रकूटों का रुतबा सिर्फ भारत तक ही नहीं था। एक मशहूर अरब यात्री था, अल-मसूदी। जब वो राजा इंद्र तृतीय के समय में भारत आया, तो वो यहाँ की शान देखकर दंग रह गया। उसने अपनी किताब में लिखा कि राष्ट्रकूट राजा दुनिया के 4 सबसे महान राजाओं में से एक हैं। सोचिए जरा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो राष्ट्रकूटों को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। उनकी विरासत किताबों में नहीं, बल्कि ठोस चट्टानों में खुदी हुई है। एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, वो उनकी कला और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। ये वो इतिहास है जो तलवार से नहीं, बल्कि छेनी से लिखा गया। उनकी शक्ति का सबसे पक्का, सबसे स्थायी सबूत। एलोरा में कोई 1-2 गुफाएं नहीं हैं, बल्कि पूरी 34 गुफाएं हैं जो चट्टानों को काटकर बनाई गईं। जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल के बारे में सोचिए। इसे पूरा करने में तो कई पीढ़ियां लग गई होंगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये गुफाएं सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं थी। यहाँ आपको 17 हिंदू गुफाएं मिलेंगी, 12 बौद्ध गुफाएं मिलेंगी और 5 जैन गुफाएं भी, सब एक ही जगह पर। ये राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहनशीलता का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके राज में सभी धर्मों का बराबर सम्मान था। और यहीं हमारी कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां से हमने शुरू किया था। इन्हीं गुफाओं के बीच में है वो मशहूर कैलाश मंदिर। इसे राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था
और ये दुनिया की सबसे बड़ी अकेली चट्टान से बनी हुई संरचना है। सचमुच एक अजूबा। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो सूरज उगता है वो ढलता भी है, और राष्ट्रकूट साम्राज्य भी अपनी सारी महानता के बावजूद हमेशा के लिए नहीं रह सका। उनके आखिरी महान शासक थे कृष्ण तृतीय। उनके बाद साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ने लगी और फिर साल 973 एडी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने वो आखिरी हमला किया जिसने इस महान राजवंश का अंत कर दिया, और इसके साथ ही दक्कन की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कैलाश मंदिर जैसी एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी खड़ी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत आखिर किसमें है, उस तलवार में जो साम्राज्य बनाती और मिटाती है, या फिर उस छेनी में जो पत्थर में ऐसी कहानियां गढ़ देती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।